वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। उत्कर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है बुशरा, जो है आपकी यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस फैकल्टी और आपकी मेंटोर। दूसरे ही विश्व युद्ध के बाद हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें आर्थिक स्थिति एक बहुत बड़ा मुद्दा थी। ऐसे में दुनिया के बहुत सारे विकसित देश जो हैं ऐसे प्लेटफॉर्म पर जमा होते हैं जहां पर वो इन चुनौतियों को सामना करने के लिए बहुत सारी रणनीतियां बना सके, और जिससे शुरुआत होती है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन की। जी हाँ, ये है हमारा आज का टॉपिक। लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर अस टू लर्न इन इट। जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन जो है इसकी शुरुआत, इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 1944 में होती है, जिसका बहुत बड़ा एम होता है करेंसी एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना और इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है इसकी एस्टैब्लिशमेंट तो 1944 में हो गई है, लेकिन इसका जो एक्शन प्लान है कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद होता है, जो एग्जैक्टली उसके एक साल बाद ख़त्म होती है। तो 1944 वॉज द एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ ब्रेटन वुड, एंड 1945 में हमें पता है कि विश्व युद्ध जो है, दूसरा विश्व युद्ध जो है वो ख़त्म होता है। ये कॉन्फ्रेंस जो होती है वो न्यू हैम्पशायर यूएसए में होती है, और इस कॉन्फ्रेंस का नाम ही ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहलाता है, क्योंकि ये इस ही इलाके में होती है। इसके अलावा यहाँ पे 44 कंट्रीज़ जो हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिसमें उनके 730 जो डेलीगेट्स हैं वो मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे देश इसमें शामिल थे, जो कि कहीं ना कहीं आपसी बातचीत के ज़रिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आर्थिक स्थिति को डील कर सके। इस अग्रीमेंट से हमें बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें मिलती हैं, जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कहलाती है। ये दोनों ही संस्थाएं, ये दोनों ही इंस्टीट्यूशन अलग अलग इश्यूज़ और अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेकर जो हैं उनके गोल्स को लेकर आगे बढ़ते हैं, और हम बाद में देखेंगे कि किस प्रकार वो अलग अलग देशों में अपने काम के थ्रू जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इनका कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। एक तो स्टेबल एक्सचेंज रेट को बनाए रखना। जो भी हम एक्सचेंज रेट फॉलो कर रहे होते हैं, हमें पता है कि हम यूएस डॉलर को जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी मानते हैं, जो एक्सचेंज करने में हमें काम में आती है। इसके अलावा हमने इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने की इसमें हम बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम प्रमोट करने की बात करते हैं, और जो फ्यूचर में किसी भी किस्म की वॉर ना हो, इससे रिलेटेड हम बहुत सारी पॉलिसीज़ लेकर आते हैं। इसके जो की कॉम्पोनेंट्स है ब्रेटन वुड के, वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली करेंसीज वर फिक्स्ड टू द यूएस डॉलर विच वॉज बैक्ड बाय गोल्ड। दिस प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। तो यहाँ पर हमने यूएस डॉलर को क्या किया है, गोल्ड के रिजर्व से इक्वल बताया है। ठीक है, इसका मतलब अगर जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे यूएस डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस कम होगा उसी प्रकार जो है यूएस डॉलर का प्राइस घटेगा। ऐसे में अगर हमें कभी भी कोई इंटरनेशनल ट्रेड करना हो, या हमें कोई भी एक ऐसा हम कुछ ऐसा ट्रेड कर रहे हैं, एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कंट्री टू कंट्री होगा, उसमें यूएस डॉलर जो है उसकी बहुत बड़ी कीमत होगी, जो कि वो अपनी अदा करेगी। सो बेसिकली मैं इसकी मिसाल ऐसे ले लेती हूँ कि मुझे एक कार ख़रीदनी है, और ये कार जो है वो यूएसए से मंगवानी है। ठीक है, तो अगर यूएसए में 1 लाख डॉलर में वो मुझे कार मिलती है, और अगर मैं उसे इंडिया के प्राइस में कन्वर्ट करूँ तो वो सपोज 4 लाख है। ठीक है, 4 लाख है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के 1 लाख रुपए इंडिया के 4 लाख रुपए के बराबर है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट यू टू सपोज इट। तो यहाँ पे 4 लाख रुपए की एक कार यूएसए में 1 लाख रुपए की कार में 1 लाख डॉलर में कन्वर्ट हो रही है। अब ये जो कन्वर्जन है, ये जो प्राइस कन्वर्जन है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब मुझे उसे अमेरिकन डॉलर में ख़रीदना है, यूएस डॉलर में ख़रीदना है, तो मैं अपने फॉरेक्स के पास जाऊँगी, फॉरेक्स रिजर्व के पास जाऊँगी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहलाएगा। रिजर्व बैंक इंडिया को मैं अपने क्या दूंगी, 4 लाख रुपए दूंगी। उसके एवज में मुझे वो 1 लाख यूएस डॉलर देगा। जब वो मुझे 1 लाख यूएस डॉलर देगा, अब मैं इन डॉलर का इस्तेमाल उस कार को ख़रीदने में कर सकती हूँ। अब ये यूएस डॉलर जो है कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्राइस को, जो कि सेट हुआ है इस पर्टिकुलर कार के लिए। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज रेट है ये फिक्स्ड होगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं आज 1 लाख डॉलर जो है आज के दिन पे 4 लाख है, तो 10 दिन के बाद इसकी कीमत बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स उसमें कुछ माइनर चेंजेस आएंगे, लेकिन आज अगर
आज अगर ये 4 लाख रुपए 1 लाख डॉलर है तो कल ये चेंज नहीं हो सकते, ये कल भी उतनी ही रेट पे रहेंगे। इसी को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं, ठीक है। इसको स्टेबल रखा जाता है और ये स्टेबल रखा इसीलिए जाता है जिससे डिस्प्यूट्स ना हो, जिससे जो है स्टेबिलिटी बनी रहे और एक ट्रेड चलता रहे, इंटरनेशनल ट्रेड चलता रहे। सो बेसिकली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मीनिंग यही है। फिर गोल्ड स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो यूएस डॉलर को, जैसे मैंने बताया कि यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वो गोल्ड रिजर्व से रखी जाती है जो कि फिक्स रेट पर चलती है। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है वो बहुत अहमियत रखता है, जिसकी शुरुआत ही हुई थी लोन्स प्रोवाइड करने में और टेक्निकल असिस्टेंस देने में। तो बेसिकली दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो वर्ल्ड वॉर के बाद अफेक्ट हुए हैं और उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये एक्सचेंज रेट सही से काम कर रहा है या नहीं, करेंसी सिस्टम सही से चल रहा है या नहीं, इसको देखने की जिम्मेदारी IMF की है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की है। अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का रोल थोड़ा और इम्पॉर्टेंट वे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जो क्या करता है, लोन देता है उन देशों को जो फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं और उन्हें हेल्प करता है कि उनकी इकोनॉमी को क्या करा जा सके, स्टेबल बनाया जा सके। टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है जो कि उनको हेल्प करता है उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसीज़ को बनाया जा सके। हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे ऐसे नए देश भी बने जो पहले किसी दूसरे देश का हिस्सा थे। ऐसे देश को पॉलिसीज़ बनाने के लिए, उनकी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को फॉर्म करने के लिए भी IMF जो है बहुत जिम्मेदारी का रोल अदा करता है। फिर सर्विलेंस का क्या मतलब है, तो IMF मॉनिटर्ड मेंबर कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसीज प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑफ कोर्स अब कोई भी ऐसा सिस्टम हम चला रहे हो जो फाइनेंशियल इश्यूज को डील करता हो, फाइनेंस को डील करता हो, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ट्रांसपेरेंसी है क्या, ट्रांसपेरेंसी एक ऐसा रूल है जिसमें जो भी चीज़ इंटरनली डिपार्टमेंट में हो रही है उसका क्लियर कट इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के हेड को भी होना चाहिए और उस एम्प्लॉय को भी होना चाहिए जो उस ट्रांजैक्शन से डील करता है। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी का मतलब ही यही है कि कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है, कोई भी चीज़ क्लासिफाइड नहीं है, बल्कि पब्लिसाइज्ड है, ठीक है, बल्कि दिखती है। जिस पर आप अगर सवाल करें तो आप सवाल का जवाब भी आपको उस इंफॉर्मेशन के थ्रू मिल जाता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि जिम्मेदार होना, जो जिस पर्टिकुलर रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिन पॉलिसीज़ को बनाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए और जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जिन भी रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना गया है, वो अकाउंटेबल होंगे, वो जिम्मेदार होंगे उन पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन और उसके इफेक्ट और रिजल्ट के लिए। सो बेसिकली IMF के ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल थे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन का जो फॉल है वो किस वजह से होता है। सो बेसिकली एक टाइमलाइन आप लोगों को याद रखनी है कि 1971 ये एक ऐसा पीरियड था जब ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस जो है या ब्रेटन वुड सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो क्या हो जाता है, उसका फॉल हो जाता है। अब यहाँ से जो ये पीरियड है 1944 से लेके पीरियड, ये ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन का पीरियड है, ब्रेटन वुड सिस्टम का पीरियड है, जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दुनिया के वो सारे अफेक्टेड देश जो इकोनॉमिक ग्रोथ की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं, जो अपनी करेंसी को मजबूत बनाना चाहते हैं, उन्हें ये दो इंस्टीट्यूट हेल्प कर रहे हैं। बट 1971 में क्या ऐसा होता है, 1971 में एक तो इन्फ्लेशन आ जाती है, इसके अलावा US में जो है ट्रेड सिस्टम जो है वो बर्बाद हो जाता है, और तीसरा निक्सन। अब निक्सन कौन है, बेसिकली निक्सन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 1970 के समय का ये दौर है जब 1970 में रिचर्ड निक्सन जो है ये फैसला करते हैं कि जो हमारे जो रिजर्व्स हैं, हम पहले क्या करते थे कि अगर हमें US डॉलर अगर हम जब गोल्ड देते थे तो गोल्ड देने के एवज में हमें US डॉलर मिलते थे, ठीक है, तो US डॉलर वाज इक्वल टू गोल्ड, ठीक है। अब रिचर्ड निक्सन कहते हैं कि हम गोल्ड की जगह कुछ और आपको देंगे, जिससे आप जो है क्या करोगे, आपको कुछ और देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप US डॉलर हमसे ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गोल्ड को स्टैंडर्ड बनाया था US डॉलर के इक्वल रखने के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़त्म करने की बात करते हैं रिचर्ड निक्सन। तो यही बताया गया है कि 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन जो है रिमूव करते हैं डॉलर्स कन्वर्टेबिलिटी इनटू गोल्ड, जिसकी वजह से ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन का एंड भी होता है।
तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन 1944 में इस्टेब्लिश किया जाता है। इसके 2 से 3 इम्पॉर्टेंट रोल हैं। सबसे पहला रोल जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उन देशों की जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कहीं ना कहीं उनकी बर्बाद हो चुकी इकोनॉमी, उसको डील करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए शुरुआत होती है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की, जो IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जाता है, जिससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो आसानी से किया जाए। और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा एक एक्सचेंज रेट को मेंटेन किया जा सके, जो एक करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है उसे मेंटेन किया जा सके, इसके ऊपर भी काम किया जाता है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ कि सारी चीज़ों की वजह से जो कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी हो रही थी, और उस अनस्टेबिलिटी की वजह से वर्ल्ड वॉर जो है वो वर्ल्ड वॉर की जो कंडीशन है वो इसी वजह से आई है, तो उस वॉर को फ्यूचर में रोका जा सके। तो यही था ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। ऐसी ही बहुत सारी और जानकारियाँ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी in my next session. Till then, take care yourself.